नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। तेलंगाना कैबिनेट विस्तार पर कांग्रेस नेता नाराज। कांग्रेस के कई नेता कैबिनेट में शामिल नहीं हुए। असंतुष्ट विधायकों को मनाने में जुटे कांग्रेस नेता और कैबिनेट विस्तार से पार्टी में असंतोष की स्थिति बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आपको बताते चले, तेलंगाना में कांग्रेस के कैबिनेट विस्तार के बाद पार्टी के भीतर ही असंतोष की लहर दौड़ गई है और कांग्रेस के कई नेता कैबिनेट में शामिल नहीं हुए। कई वरिष्ठ विधायक और नेता जिन्हें मंत्री पद की उम्मीद थी, उन्हें जगह नहीं मिल पाई है, जिससे नाराजगी जो है कांग्रेस के भीतर ही एक बार फिर से अंतर्कलह उपजती हुई नजर आ रही है। इससे नाराज नेताओं ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। पार्टी नेतृत्व अब असंतुष्ट विधायकों को मनाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि पिछले कई सारे चुनावों से हम देखते आ रहे हैं जिस तरीके से कांग्रेस की पार्टी के अंदर ही अंतर्कलह की तस्वीरें सामने आती रही है। कई नेता जो है बागी हुए और अन्य पार्टियों को ज्वाइन कर लिया, अन्य पार्टी का दामन थामा। और ऐसे में एक बार फिर से कहीं ना कहीं तेलंगाना में भी वही नजारे देखने को मिल रहे हैं, जहां मंत्री पद की उम्मीदें थी, लेकिन जो वरिष्ठ नेता है उन्हें वो मिला नहीं। और ऐसे में नाराजगी जो है पार्टी के अंदर ही देखने को मिल रही है। हालांकि अभी कांग्रेस के जो अन्य नेता है वो उन्हें मनाने की जरूर कोशिश कर रहे हैं। पार्टी नेतृत्व अब असंतुष्ट जो विधायक है उन्हें मनाने में लगे हुए, ताकि जो हालात है वो संभाले जा सके। क्योंकि हम बात करें, कई राज्यों में इस बार चुनाव भी होने हैं और इसके पहले फिर से कांग्रेस पार्टी के बीच जो है एक आनाकानी और रार तकरार की स्थिति नजर आ रही। कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस को संगठनात्मक स्तर पर संतुलन साधने की ये बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। और बढ़ते आगे, मणिपुर में हालात एक बार फिर से तनावपूर्ण हो गए हैं। मेतेई संगठन अरम्बाई तेंगोल के नेता कानन सिंह की गिरफ्तारी के बाद बीती रात राज्य के 5 जिलों में हिंसा भड़क उठी। इसके मद्देनजर इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थौबल और काकचिंग जिलों में 4 या अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं विष्णुपुर जिले में पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य के 25 विधायकों और एक सांसद ने राज्यपाल अजय भल्ला से मुलाकात की है और उन्हें वर्तमान जो हालात है इसके बारे में जानकारी दी। नेताओं ने राज्य में शांति बहाल करने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। पुलिस और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और संवेदनशील इलाकों में गश्त भी बढ़ा दी गई है। प्रशासन लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। और इसी बीच कानन सिंह की बात करें तो उसकी गिरफ्तारी को लेकर उनके समर्थकों में काफी आक्रोश देखने को मिला, जिसके बाद कई जगहों पर झड़प और आगजनी की घटनाएं भी सामने आई हैं। राज्य सरकार हालात पर कड़ी नजर बनाए हुए है। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्नाटक में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों के खेतों का दौरा किया और यह अभियान किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों को उन्नत विधियों से लैस करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने आईसीएआर भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान की मदद से विकसित किए गए किसानों के खेतों का निरीक्षण भी किया, जहां किसानों ने नई तकनीकों से अपनी उपज जो है वो बढ़ाई है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह अभियान किसानों की उत्पादकता बढ़ाने और उनकी आय में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है और उन्होंने किसानों को प्रोत्साहित भी किया कि वे नई तकनीकों को अपनाएं, ताकि कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता जो है वो बढ़ सके। और इस दौरे के दौरान मंत्री ने स्थानीय अधिकारियों और किसानों से बातचीत की और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। इस पहल से कर्नाटक के किसानों को बेहतर खेती के तरीके सीखने और आर्थिक रूप से मजबूत बनने में मदद मिलेगी। और केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। आरा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए चिराग ने कहा, मैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चिराग पासवान बनकर लड़ूंगा चुनाव और मेरा लक्ष्य है कि एनडीए की मजबूती के लिए हम हर सीट पर अपनी रणनीति के साथ ही उतरे और गठबंधन को जीत की ओर ले जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मकसद सिर्फ अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि पूरे एनडीए
को मजबूती देना है। चिराग ने कहा कि बिहार को स्थिर और विकासशील सरकार की जरूरत है और ये तभी संभव है जब एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़े। रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए चिराग ने खुद को एक निर्णायक भूमिका में रखने की भी बात कही और उन्होंने ये भी संकेत दिया कि पार्टी कार्यकर्ताओं को जल्द ही चुनावी रणनीति के तहत संगठित किया जाएगा और क्षेत्र में मजबूत उम्मीदवार उतारे जाएंगे। और बिहार की राजनीति में चिराग के इस बयान को बेहद अहम माना जा रहा है, खासकर तब जब विपक्ष भी चुनावी तैयारियों में जुटा हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और चिराग पासवान, जो लोग पूछते हैं कि आप कहां से चुनाव लड़ेंगे, मैं और मेरी पार्टी एनडीए गठबंधन को मजबूती देने के लिए बिहार की 243 सीटों पे एनडीए के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए चिराग पासवान हर सीट पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ने का काम करेगा। ऐसे में एनडीए की बड़ी जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो, ये मेरा लक्ष्य है। आज का कार्यक्रम शाहबाद के इस इलाके में, जहां पे लोग कहते हैं कि हमारा गठबंधन उतना मजबूत नहीं है, ये दर्शाता है ये भीड़ द्योतक है। कुछ दिन पहले विक्रमगंज में प्रधानमंत्री जी की सभा, और अब यहाँ पर ये दर्शाता है कि कितना मजबूत और लोगों का कितना प्यार हमारे गठबंधन, हमारी डबल इंजन की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और चिराग पासवान, जो लोग पूछते हैं कि आप कहां से चुनाव लड़ेंगे, मैं और मेरी पार्टी एनडीए गठबंधन को मजबूती देने के लिए बिहार की 243 सीटों पे एनडीए के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए चिराग पासवान हर सीट पर चिराग पासवान बनकर। और बढ़ते हैं आगे, देहरादून से खबर सामने आ रही, जहां प्रदेश में चारधाम यात्रा पूरे चरम पर है और श्रद्धालुओं की आस्था के आगे मौसम की कोई बाधा आड़े नहीं आ रही है। बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हुई थी और अब तक 23 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं और इनमें सबसे ज्यादा संख्या केदारनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की है, जहां रोजाना हजारों की संख्या में भक्त भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत में जानकारी दी कि सरकार यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चारधाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं और अब तक 23 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है। हम यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रख रहे हैं। राज्य प्रशासन ने सुरक्षा, परिवहन और चिकित्सा की व्यवस्था को मजबूत किया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। चारधाम यात्रा उत्तराखंड की धार्मिक संस्कृति और आर्थिक धुरी मानी जाती है और इस साल इसमें अभूतपूर्व उल्लास भी देखने को मिल रहा है। चारधाम यात्रा हमारी बहुत अच्छी चल रही है और श्रद्धालु आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। 23 लाख के लगभग श्रद्धालुओं का आगमन अभी तक हो चुका है। एक अच्छा रिकॉर्ड बनेगा और इस वर्ष हमने यात्रा के लिए सभी प्रबंध, सभी कोऑर्डिनेशन पहले से ही व्यवस्थित किए हुए हैं, जिसके कारण से अच्छी यात्रा हो रही है। इस बार ऐतिहासिक यात्रा होगी। श्रद्धालुओं की जो सुरक्षा है, उनकी यात्रा आसान हो, उनको किसी कोई परेशानी न हो, उसके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार जिले के लिब्बर हेड़ी में चुनावी रोड शो के दौरान जन समर्थन जुटाने के लिए कलक ही अंदाज जो इस दौरान अपनाया है। पारंपरिक प्रचार से हटकर उन्होंने खुद ट्रैक्टर चलाकर जनता से जुड़ने की कोशिश की है, जिससे वहां मौजूद लोगों में खास उत्साह भी देखने को मिला। सीएम धामी के सादगी भरे और जमीनी अंदाज ने स्थानीय लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। लोग ट्रैक्टर पर बैठे मुख्यमंत्री को देखकर काफी प्रभावित भी हुए और सोशल मीडिया पर उनके इस अंदाज की खूब चर्चा भी हो रही है। रोड शो के दौरान उन्होंने जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की और सरकार की विकास योजनाओं की जानकारी भी दी और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को आगे ले जाने के लिए स्थिर और मजबूत
मजबूत सरकार जरूरी है। सीएम धामी ने आम लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनी और भरोसा दिलाया कि बीजेपी सरकार जनहित में लगातार काम कर रही है। वहीं रोड शो में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। यह अनोखा प्रचार रैली चुनावी माहौल में मुख्यमंत्री के पक्ष में जनभावनाओं को मजबूती देती हुई नजर आई। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सिख गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान और जीवन दर्शन पूरी मानवता के लिए प्रेरणा रहा है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए प्राण तक न्यौछावर कर दिया और उन्होंने कभी अधर्म को स्वीकार नहीं किया। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श है। और मुख्यमंत्री धामी हिंद दी चादर नाटक के मंचन कार्यक्रम में ये बोलते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि ऐसे सांस्कृतिक आयोजन युवाओं को अपने इतिहास और मूल्यों से जोड़ने का काम करते हैं। चार धाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री ने संतोष भी जताया और कहा कि इस बार की यात्रा बेहद सफल और व्यवस्थित रूप से चल रही है। श्रद्धालुओं की संख्या में इस बार रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी देखी जा रही है और उन्होंने बताया कि इस साल यात्रा के लिए सभी जरूरी प्रबंधन पहले से ही कर लिए गए थे, जिससे तीर्थयात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही थी। और ऐसे में सीएम धामी ने चार धाम यात्रा को उत्तराखंड की संस्कृति, आस्था और आर्थिकी की आत्मा बताया और लोगों से व्यवस्था में सहयोग की अपील की है। कि गुरु तेग बहादुर जी का जीवन हमारे लिए बहुत प्रेरणा का जीवन है। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए अधर्म को कभी स्वीकार नहीं किया और उन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। उनका जीवन एक एक बच्चे को उनके स्मरण में आए, ध्यान में आए, इसके लिए हिंद दी चादर यहाँ पर नाटक का मंचन किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये आने वाली हमारी भावी पीढ़ियों को बहुत बड़ा संदेश देगी, जो उनके जीवन में हमेशा उनको। और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सिख समन्वय समिति और श्री गुरु तेग बहादुर चैरिटेबल हॉस्पिटल देहरादून के संयुक्त तत्वाधान में दून मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम देहरादून में आयोजित हिंद की चादर नाटक के मंचन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नाटक के माध्यम से सिख गुरु तेग बहादुर के जीवन और उनके बलिदान को भी याद किया, जो धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए समर्पित थे। सीएम धामी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम युवाओं को हमारे इतिहास और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़े रखते हैं और इस नाटक के जरिए आने वाली पीढ़ियों को एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है, जो समाज में सद्भाव और सहिष्णुता की भावना को बढ़ावा देगा। कार्यक्रम में मौजूद अन्य गणमान्य लोगों ने भी गुरु तेग बहादुर के आदर्शों की प्रशंसा की। इस अवसर पर धार्मिक और सामाजिक सद्भाव के महत्व पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने इस प्रकार के आयोजनों को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि आने वाले समय में भी युवा हमारी समृद्ध परंपराओं को समझें और उनका सम्मान करें। और यूपी के बिजनौर जिले से खबर सामने आ रही है, जहां नूरपुर थाना क्षेत्र में इनकम टैक्स विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 88 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। ठगों ने पीड़ितों को फर्जी नियुक्ति पत्र और ट्रेनिंग का झांसा देकर लाखों रुपए वसूल लिया। आरोप है कि पीड़ितों से विभागीय ट्रेनिंग, यूनिफॉर्म और दस्तावेज सत्यापन के नाम पर बार बार पैसे मांगे गए और जब लंबे समय तक नौकरी नहीं मिली और ठगों का रवैया संदेहास्पद लगा तो पीड़ितों ने मामले की शिकायत बिजनौर एसपी से की। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और पीड़ितों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी ली जा रही है। मामला संगीन होने के कारण प्रशासन भी सतर्कता से काम कर रहा है। ये कुछ बच्चे हैं अपने, इन्होंने नौकरी के नाम पे बुदेव सिंह मास्टर साहब जो हैं, उन्होंने इनसे करोड़ों रुपए की ठगी की है। नौकरी उन्हें फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिए, डाक के द्वारा, वो भी डाक द्वारा दिए गए हैं। और उसके बाद भी यहाँ पे ये बच्चे 2-2.5 साल से चक्कर काट रहे हैं। पहले तो एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई थी, फिर ये सीओ साहब के पास गए, सीओ साहब से के बाद उसके बाद कप्तान साहब के पास गए। कप्तान साहब ने आदेश किए हैं, फिर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक उनकी कार्रवाई नहीं हुई। अभी तो जो नाम जिन्होंने एप्लीकेशन दिए वो 7-8 लोग हैं, लेकिन इस चंगुल में जो फंसे हुए बच्चे हैं वो कम से कम 20। और मेघालय में इंदौर के लापता जोड़े के मामले पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल भी
उठते ही मेघालय के मंत्री अलेक्जेंडर लालू हेक ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि अगर किसी को राज्य पुलिस पर भरोसा नहीं है तो वे केंद्रीय या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से जांच करवा सकते हैं। राज्य को इससे कोई सरकार को जो है इससे कोई आपत्ति नहीं है। मंत्री ने साफ किया कि राज्य सरकार सिर्फ न्याय चाहती है और किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरा कहना है कि अगर आप स्टेट पुलिस में भरोसा है नहीं तो आप सेंट्रल एजेंसी ले सकते हैं और उसका इंटरनेशनल एजेंसी भी आप ले सकते हैं। हम लोग का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं मेघालय में, लेकिन हम लोग को चाहिए न्याय देने के लिए। सबको न्याय देंगे, हम लोग कभी अन्याय होने नहीं देंगे। मेघालय के जितना भी नागरिक है दे आर पीस लविंग सिटीजन। ये किसी का साथ गलती करने का नहीं है यहाँ पे। हाँ, एक दो आइसोलेशन केस हो सकता है, लेकिन पूरा मेघालय के जो रिश्तेदार मतलब जो नागरिक है, लोग हमेशा मानता है कि मेघालय में और हिंदुस्तान में हमेशा पीस होगी। मेरा और यूपी के बरेली से एक और हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया जिसने तेल चोरी के संगठित खेल को उजागर कर दिया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के टैंकर से आंवला डिपो से पूरनपुर जा रहे टैंकर में हाईटेक तरीके से तेल चोरी करते हुए ड्राइवर और हेल्पर कैमरे में कैद हुए। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि टैंकर के केबिन में बैठकर पाइप की मदद से सीट के नीचे छुपाई गई केनों में तेल भरा जा रहा है। इस टैंकर की पहचान मथुरा ट्रांसपोर्ट के रूप में हुई है और वाहन संख्या 2630 के केबिन में बाकायदा टूटी भी लगी पाई गई। पकड़े जाने पर ड्राइवर और हेल्पर हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए और बोले साहब छोड़ दो, आगे से नहीं करेंगे। पूरा मामला आंवला डिपो क्षेत्र का बताया जा रहा है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। साथ ही अब इससे सवाल भी खड़े हो रहे हैं तेल माफियाओं की पकड़ पर। यूपी के जौनपुर के सिंगरामऊ थाना क्षेत्र से खबर आपको बताते चले, जहां पुलिस ने मात्र 24 घंटे के अंदर एक हत्या के मामले का खुलासा कर अभियुक्त रंजीत निषाद को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपनी प्रेमिका से जुड़ी बात पर गुस्से में आकर अपने दोस्त दिलीप गौतम की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी ने घटनास्थल से पिस्टल छुपा दी और खुद को निर्दोष साबित करने के लिए अस्पताल भी ले गया, लेकिन पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आवश्यक जांच पड़ताल कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी ग्रामीण आतिश कुमार सिंह ने मामले को लेकर बताया कि जांच पूरी कर दोषी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी ताकि कानून का उल्लंघन करने वालों को कड़ा संदेश मिल सके और इस सफलता से क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूती मिली है। 6 जून 2025 को ग्राम खानपुर थाना सिंगरामऊ क्षेत्र में दिलीप गौतम नामक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस व वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना भी किया गया था, जो प्रथम दृष्टया सबको देखने से प्रतीत हो रहा था कि सर पर फायर आर्म इंजरी के निशान थे। जो उनके परिजन थे मृतक की, उसकी तहरीर पर हत्या की धारा में अभियोग भी पंजीकृत किया गया था। एक अभिषेक नामक व्यक्ति था जिससे पुराना विवाद था, उसी के विरुद्ध भी अभियोग पंजीकृत किया गया था 302 के धारा में। इस पूरी घटना के अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में 3 टीमों का गठन किया गया था। टीमों के संयुक्त प्रयास से आज दिनांक 7 जून 2025 को जो उस मृतक है उसका एक साथी था रंजीत निषाद, उसकी गिरफ्तारी की गई है। जब उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि जो अभियुक्त है उसकी प्रेमिका को लेकर कल घटना वाले दिन उससे मृतक से इसका विवाद हुआ था और विवाद के क्रम में ही उसने गोली मारकर 6 जून 2025 को ग्राम खानपुर थाना सिंगरामऊ क्षेत्र में दिलीप गौतम नामक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु। और उत्तराखंड के कोषागार कर्मचारी संगठन ने पूर्व वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को सम्मानित किया है। यह समारोह ने कोषागार कर्मचारियों की सालों पुरानी ग्रेड पे से जुड़ी मांग को पूरा कराने में अहम भूमिका निभाने के लिए दिया गया है। देहरादून रोड स्थित एक होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के कोषागार कर्मचारी शामिल हुए। संगठन के सदस्यों ने बताया कि साल 2019 में उन्हें 4,600 रुपए की जगह पर
अब 4,200 रुपए ग्रेड पे मिल रहा था, जिसे लेकर उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल से कई बार मुलाकात की थी और मंत्री रहते हुए उन्होंने कर्मचारियों की बात को गंभीरता से सुना और समस्या का समाधान का जो है आश्वासन भी दिया। अब धामी सरकार ने समस्या का समाधान कर दिया है और कर्मचारियों को अब 4,800 रुपए ग्रेड पे मिलेगा। इस उपलब्धि के बाद कोषागार संगठन ने प्रेमचंद अग्रवाल को आमंत्रित कर उनका अभिनंदन किया है। सम्मान ग्रहण करते हुए अग्रवाल ने कहा कि यह सम्मान उनके लिए गर्व की बात है और इससे उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। उन्होंने धामी सरकार का आभार जताते हुए आश्वासन दिया कि भविष्य में भी जनहित और कर्मचारी हित उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगा। देखिए, आप जानते हैं कि मेरा एक स्वभाव रहा है कि जो भी मुझे जिम्मेवारी मिलती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें खरा उतरूँ। तो जब मैं वित्त मंत्री था, मेरे सामने एक प्रकरण आया था जो हमारे कोषागार के साथी जो पूरे प्रदेश भर से आए हैं, जिन्होंने मेरा भी सम्मान किया है। हालांकि मैं सम्मान के विषय को उस रूप में नहीं लेता, लेकिन जिम्मेवारी के रूप में कह सकता हूँ कि मेरे सामने एक प्रकरण आया था इनका जो 4600 ग्रेड पे मिल रहा था और नाम तो प्रमोशन हुआ, मिलने लगा 4200। ये 12 जून 2019 की घटना है। उसके बाद से ये लोग परेशान थे और 175 लोग पूरे प्रदेश के, जिनके साथ इस प्रकार का मेरा मानना यह है कि अन्याय जैसा हो रहा था। और जब ये मेरे पास आए, लगभग 3-4 बार इनका मेरा संवाद हुआ। लगातार मेरे द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया उस समय कि भाई इनके इस प्रकरण को, इसका निदान होना चाहिए। और खाली इस बात का नहीं कि वेतन विसंगति का विषय है कि अन्याय जैसा मुझे दिख रहा था और मुझे खुशी है इस बात की। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़।